नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे। नैनीताल में नेपाली मूल के एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है और कृष्णापुर क्षेत्र में शेर बहादुर नाम के नेपाली का शव उसके घर में मिला है। सूचना के बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मौत के कारणों की जांच में जुटी है। एक व्यक्ति को यहाँ पर लाया गया है। हमने उसका परीक्षण उपरांत ये पाया कि वो मृतक है। उसका नाम शेर बहादुर है। उसके फादर का नाम नहीं पता है। वर्तमान का जो पता पुलिस द्वारा बताया गया वो कृष्णापुर तल्ली ताल है। विकासनगर के कालसी में टोंस नदी में नहाने गए एक 19 साल के लड़के की डूबकर मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस और साथ ही एसडीआरएफ की टीम ने सर्च अभियान चलाकर शव को बाहर निकाला। मृतक सेलाकुई का रहने वाला बताया जा रहा है। हरिद्वार से उत्तरकाशी जा रही चारधाम यात्रियों की बस टिहरी के उनियाल गांव के पास में हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार के कारण बस डिवाइडर से टकरा गई थी और सड़क पर ही पलट गई। हादसे के वक्त में बस में 25 लोग सवार थे, जिसमें से एक को गंभीर चोट आई है जबकि अन्य को मामूली चोट बताई जा रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। और हरिद्वार में सांतरशाह गांव में नाबालिग लड़की से गैंगरेप के बाद में हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि बीजेपी नेता समेत 3 लोग अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। बीजेपी नेता आदित्यराज सैनी की इसमें बड़ी भूमिका बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक 23 जून को मृतक लड़की की सहेली का भाई अपने 2 अन्य दोस्तों के साथ में उसे बर्थडे पार्टी का बहाना बताकर ले गया था, जहां उन्होंने लड़की को बियर पिलाई और नशे में हो जाने के बाद में 3 में से 2 युवकों ने उसके साथ में गैंगरेप किया। तीनों युवक लड़की को रात में उसे छोड़कर चले गए, जिसके बाद में लड़की अपने परिचित अमित सैनी के पास में गई, जहां अमित सैनी ने भी नाबालिग के साथ में बलात्कार किया और बाद में दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, जिसमें लड़की बेसुध हो गई। बाद में अमित ने अपने परिजनों के साथ में मिलकर लड़की को गांव के बाहर हाईवे किनारे छोड़ दिया। फिलहाल बीजेपी नेता फरार है। ये बात संज्ञान में आया कि नितिन जो इस मृतका की जो दोस्त है उसका भाई था, वो अपने 3 साथियों के साथ इस लड़की को पार्टी के बहाने उसके द्वारा बुलाया गया और इसको बियर पिलाई गई। जब इसको अत्यधिक नशा हो गया तो इन अभियुक्तों ने उस लड़की के साथ, इनमें से 2 अभियुक्तों के द्वारा रेप किया गया। विधानसभा उपचुनाव के बीच में हरिद्वार में गैंगरेप के बाद में नाबालिग की हत्या मामले में बीजेपी नेता का नाम आया, जिससे कि सियासी बवाल भी शुरू हो गया। हरिद्वार में एक्टिव भीम आर्मी ने भयंकर हंगामा किया तो कांग्रेस ने यहां तक कह दिया कि बीजेपी के डीएनए में ही गड़बड़ी है, जिसके बाद में पुलिस को भी एक्शन लेना पड़ा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरिद्वार में इसी हफ्ते नाबालिग लड़की की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई। पुलिस ने घटना में शामिल बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आदित्यराज सैनी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। सैनी पिछड़ा वर्ग आयोग का सदस्य भी था। हालांकि इसके तत्काल बाद बीजेपी ने सैनी को पार्टी से बर्खास्त कर दिया है, लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है। चर्चित अंकिता भंडारी केस में बीजेपी नेता विनोद आर्य का बेटा पुलकित मुख्य आरोपी है। तो वहीं पेपर लीक कांड में भी बीजेपी का मंडल अध्यक्ष गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद कांग्रेस हमलावर है। इसको आदित्य को भी जो है पद से हटा दिया बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं। आपके शासन में हो क्यों रहा? आपके शासन में 6 साल में उत्तराखंड 9 हिमालय राज्यों में महिला अपराध में आज पहले नंबर पे चले गया। तो ये हालात बीजेपी ने कर दिया और ये केवल उत्तराखंड में नहीं हो रहा, पूरे देश। बैकफुट में आई बीजेपी के नेता भी मानते हैं कि नए लोगों को पार्टी में शामिल करने से पहले उनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। तो जिन लोगों को भी हम आगे करते हैं उनका कम से कम पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड जरूर चेकअप करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं जो कि मौके का लाभ उठाकर पार्टी में आगे आने का प्रयास करते हैं, आगे पहुंच जाते हैं। तो ये हमारे लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि हम पार्टी के विस्तार के साथ साथ पार्टी की शुचिता कैसे बनी रहे, कौन सही कार्यकर्ता कैसे आगे आए, उस पर काम कर सकेंगे। हरिद्वार में मंगलौर सीट पर विधानसभा उपचुनाव की वोटिंग नजदीक है।
और इस बीच हुए इस जघन्य हत्याकांड ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। हरिद्वार में दलित नाबालिग लड़की का गैंगरेप कर हत्या होने के बाद में राजनीतिक दलों के नेता परिवार से मिलने पहुंच रहे हैं। कल कांग्रेस नेता और हरिद्वार लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने शांतरशाह पहुंचकर नाबालिग लड़की के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और स्थानीय कांग्रेस नेताओं के साथ में पहुंचे वीरेंद्र रावत ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। आज नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने उनके घर पर पहुंचे। तो यशपाल आर्य भी आज पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे और साथ ही कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। तो हरिद्वार में नाबालिग लड़की के साथ में गैंगरेप का मामला सामने आया था और इसमें बीजेपी के नेता का नाम भी शामिल था, जिसके बाद में अब राजनीतिक दलों के नेता परिवार से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। कल कांग्रेस के नेता और साथ ही हरिद्वार लोकसभा के पूर्व कैंडिडेट वीरेंद्र रावत पहुंचे थे। नाबालिग लड़की के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आज भी कई नेताओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। आज नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने उनके घर पर पहुंचेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ में हरिद्वार से पुलकित शुक्ला जुड़ गए हैं। पुलकित का रुख कर लेते हैं। पुलकित, कल भी हमने देखा कि कांग्रेस के कई नेता पहुंचे थे पीड़ित परिजनों से मिलने के लिए। आज कौन कौन पहुंचेगा मिलने के लिए पीड़ित परिजनों से, और इसके अलावा ये भी बताइए कि प्रशासनिक कार्रवाई कहां तक पहुंची है? जी देखिए, 4 दिन पुरानी ये घटना है जब हरिद्वार के भादराबाद थाना क्षेत्र के शांतरशाह गांव की एक नाबालिग लड़की जो कि दलित परिवार की थी, उस नाबालिग लड़की के जो है ये शव मिला था और उसके बाद ये पूरा हंगामा हुआ था। और इस तरह माना जा रहा था कि जो प्रारंभिक तौर पर जो आरोप लगाए जा रहे थे वो भाजपा नेता आदित्य राज सैनी और उसके सहयोगी पर आरोप लगाए जा रहे थे। पुलिस की ओर से इसमें बड़ी कार्रवाई की गई है। 48 घंटों के भीतर इसमें कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन लड़कों की ओर से, जिन युवकों की ओर से नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया गया था और उसके बाद उसकी हत्या में भी वो लोग जो है शामिल रहे थे। तो उसके बाद पुलिस ने 6 लोगों को इसमें गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी कार्रवाई पुलिस की ओर से इसमें की गई है। और हालांकि इसमें जो मुख्य आरोपी जो बीजेपी जो नेता है और उसके अलावा जो अन्य 2 आरोपी हैं वो अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। तो बड़ी कार्रवाई की गई है और पुलिस का ये दावा है कि बहुत जल्द से जल्द उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जहां तक नेताओं के दौरों की बात है तो क्योंकि जो लड़की थी वो दलित परिवार से थी और इसीलिए जो पार्टी के जो नेता है वो लगातार वहां पर पहुंच रहे। स्थानीय विधायक कांग्रेस के परिवार से मिलने के लिए पहुंच चुके हैं। कल वीरेंद्र रावत जो कि पूर्व प्रत्याशी रहे हैं हरिद्वार लोकसभा के, वो पहुंचे थे और आज स्थानीय कांग्रेसी नेताओं की ओर से जैसा बताया जा रहा है नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य वो भी खुद पहुंचेंगे और परिवार से मुलाकात करेंगे, उनको सांत्वना देंगे। देखिए, क्योंकि जब भी कोई पार्टी का जो नेता है वो किसी आपराधिक घटना में शामिल होता है, पाया जाता है, तो पूरी पार्टी असहज होती है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस पूरे घटनाक्रम के बाद में असहज नजर आ रही है, क्योंकि इस वक्त जो है हरिद्वार जिले की मंगलोड विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी चल रहा है और सभी पार्टियां अपना अपना दमखम दिखा रही हैं, जीत के दावे कर रही हैं और बड़ी बड़ी जितनी भी तरह की जो बातें होती हैं, जो दावे होती है, जनता से किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ा जो ये घटनाक्रम यहाँ पर हुआ है, क्योंकि पार्टी का एक नेता जो कि ओबीसी समाज से आने वाला नेता था, उसके ऊपर इस तरह के आरोप लगाए हैं। हालांकि पार्टी ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी नेता को बर्खास्त कर दिया है और एक मैसेज भी दिया है कि जो भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं या गलत काम करने वाले लोग हैं उनका पार्टी में कोई भी स्थान नहीं है। लेकिन बावजूद इसके बीजेपी कहीं ना कहीं पूरे मामले पर असहज है और कांग्रेस के लिए भी एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है। जो कांग्रेस के जो नेता है वो पीड़ित परिवार से मिलकर उनको सांत्वना देने के लिए, ढांढस बंधाने के लिए तो पहुंच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बनाया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह के जो नारे जो है पार्टी की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के दिए जाते हैं, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो कांग्रेस नेता हैं वो उस पर निशाना जरूर साध रहे हैं। हालांकि जो राजनीति है इस पूरे मामले में वो सतह पर नहीं आ रही है, सड़कों पर कोई राजनीति नहीं हो रही है। जब हमारी बात हुई कांग्रेस के नेताओं से तो उनका ये कहना है कि हम परिवार को सांत्वना देने के लिए, उनके दुख में शामिल होने के लिए, ढांढस बंधाने के लिए पहुंच रहे हैं। ये राजनीति का ये समय नहीं है, लेकिन जाहिर तौर पर जो कांग्रेस के नेता है वो लगातार कांग्रेस के नेता पहुंच जरूर रहे हैं, लेकिन इसे राजनीति से परे बता रहे हैं। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया पुलकित।
आपका। उत्तराखंड पुलिस के एक दरोगा पर बड़ा आरोप लगा है। उधम सिंह नगर के पंतनगर थाने के एसओ का एक ऑडियो किच्छा से कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ ने सार्वजनिक किया है। इस ऑडियो में एक शख्स एक युवती से कुछ अश्लील बातें करता हुआ सुनाई दे रहा है। कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ का आरोप है कि ये ऑडियो पंतनगर थाने के एसओ राजेंद्र सिंह डांगी का है, जिसने एक मुकदमा लिखने के बदले पीड़ित परिवार की लड़की से अश्लील बातें की और केस की डिमांड भी की। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो आप बता दीजिए कि मतलब कहाँ मिल सकते हैं, या फिर ये नगला बाईपास से है? हाँ, अपनी गाड़ी में बैठ जाएंगे। नगला बाईपास भी है मतलब? गाड़ी में बैठ जाएंगे। हेलो। हाँ सर। गाड़ी में बैठ जाएंगे। ठीक है सर। वो तो झा कॉलोनी के आसपास भी बैठ सकते हैं गाड़ी में, अंधेरे में कौन देख रहा है। हाँ सर। ठीक है सर। किस भी दोगी एक? क्या? किस भी दोगी एक? हेलो। हेलो। हम्म। कैसे सर? मैं कह रहा हूँ, किस भी दोगी? हेलो। हाँ सर। बोलो। तो अच्छी लग रही थी यार कल। फिर मामला एक एसओ और लड़की से कहता कि कल तुम आई थी थाने में तो बहुत सुंदर लग रही थी, तो बहुत सुंदर हो। ऐसे से अश्लील बातें उसने की हैं। डीजीपी ने तत्काल कल मेरे उसकी एप्लीकेशन थी मेरे पास, उस परिवार की महिला की, दोनों बहनें हैं वो। एक बहन ने एप्लीकेशन लिखी कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। मैंने वो डीजीपी को कल सौंपी। डीजीपी को मैंने वो पेन ड्राइव भी सौंप दिया है। उसमें पी रेणुका जो है उसको जांच के आदेश किए गए हैं। उसमें कहा गया कि इसकी जांच की जाए, जांच के बाद इसके एफआईआर लॉन्च की जाए इसमें। तो उसमें मेरी जानकारी में आया कि शायद जांच भी, मैं देहरादून से भी लौट के आया हूं, जांच भी प्रारंभ हो गई है। खबर रुद्रपुर से है, जहां पर दुर्गा मंदिर धर्मशाला के पास में स्टाम्प बनवाने आए कांग्रेस नेता और साथ ही वकील प्रशांत सिंह को बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने गोली मार दी। घायल हालत में उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया गया। प्रशांत कार से उतरकर अपने भाई से बात कर रहा था। इसी दौरान बदमाशों ने पिस्टल से गोली मार दी और फरार हो गए। गोली प्रशांत के पैर को चीरते हुए निकल गई। हालांकि अब प्रशांत की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहां लगे सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई। बेसिकली ये पीड़ित जो है गदरपुर से हैं और अभी हम लोग इसमें घटना के कारणों की जांच कर रहे हैं और जो हमलावर है उसको भी हम आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। और जस्ट 2 घंटे पहले की घटना है, तो हम काम कर रहे हैं इस पर और शीघ्र ही हम लोग जो इसमें अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी और घटना का अनावरण हम लोग करेंगे। हरिद्वार में हर की पैड़ी क्षेत्र में शराब प्रतिबंधित होने के बावजूद भी शराब तस्कर नए नए तरीके इजाद कर शराब बेच रहे हैं। हर की पैड़ी चौकी पुलिस ने चलती फिरती शराब की दुकान बनकर घूम रहे एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जिसने बेल्ट बांधकर अपने कपड़ों में शराब की क्वार्टर छुपा रखे थे। पुलिस ने आरोपी के पास से 48 अंग्रेजी और देसी शराब के क्वार्टर बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ की जा रही है। और साथ ही आप देखिए कि कैसे एक शख्स एक शराब की बोतल निकालता है और उसके बाद में कई सारी बोतल जो उसने छुपा कर रखी थी, एक के बाद एक वो निकालता जाता है। हम आपकी इस कला के वहाँ पे एक व्यक्ति बेल्ट बांध के लगभग 48 पौवे रख के लेके जा रहा था। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस उसको पकड़ के लाई और फिर उससे जो भी शराब होती उसको रिकवर किया। बारिश के बाद नैनीताल के कुछ इलाकों में खतरा बन गया है। नैनीताल के कई हिस्सों में पत्थर गिरने की घटनाएं आम हो गई हैं। गुरुवार को बारिश के बाद में नैनीताल के कृष्णापुर में पहाड़ी से बड़े बोल्डर गिरने से दहशत में लोग हैं। जेल के भवन निर्माण के बाद में निचले इलाकों में लगातार बोल्डर गिर रहे हैं, जिससे स्थानीय लोग खौफजदा हैं। पिछले साल कृष्णापुर जेल के सम्मुख जो नए क्वार्टर जेल के लिए बनाए गए हैं, उनके बगल से ही एक भूस्खलन हुआ है, जिससे नीचे आबादी के क्षेत्र को बहुत ज़्यादा क्षति हो रही है। बार बार बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं।
और कल रात की बारिश से अल्मोड़ा के रानीधारा रोड में कई घरों में मलबा घुस गया। लोगों ने जैसे तैसे रात काटी। सुबह घरों से मलबा साफ किया जा रहा है और लोगों का कहना है कि नगर पालिका और जल संस्थान की लापरवाही से लोगों के घरों में पानी घुसा है। कितने घरों में पानी घुसा कल रात की बारिश से? देखिए 3 बजे या 2:30 बजे से बरसात शुरू हुई है। हम लोगों को यहाँ पर फोन आया, हम 3:30 बजे मीनू पंत जी के मकान में पहुंचे हैं। इस कदर यहाँ पर पानी आ गया है कि बाल्टियों के हिसाब से पानी भरा है मकान के अंदर। और ये अभी की बात नहीं है, ये लगातार जब से सिविल लाइन बनी है तब से इनके घर के अंदर पानी आ रहा है। और आप देख सकते हैं पूरा वीडियो देखिए। मैं रात के 2 बजे से हम लोग घर में बैठ के यहाँ पे मैं लगातार डीएम सर को कर रही हूँ, मनोज तिवारी और कैलाश शर्मा, सबको मैंने फोन किया, सबके स्विच ऑफ आ रहे हैं। और उत्तरकाशी में एक तरफ जहां पर कुछ इलाकों में बारिश हो रही है तो कई लोगों को राहत भी मिल रही है और कुछ इलाकों में जंगलों में आग भी लगी हुई है। धरासू रेंज में ब्रह्मखाल के पास में जंगलों में आग लगी हुई है और बड़े इलाकों में आग देखी जा रही है। वन विभाग की टीम मौके के लिए रवाना हुई। हालांकि आग की जो तस्वीरें हैं वो काफी ज्यादा भयावह थी, जिसको देखते हुए वन विभाग की टीम की कोशिश नाकाफी ही साबित हुई। जिन लाशों को पहचानना ही पुलिस के लिए चुनौती बन गया था, उसका हत्याकांड का खुलासा देहरादून पुलिस ने मात्र 72 घंटे के अंदर कर लिया और वो भी मात्र बस के एक टिकट से। क्या है ये पूरा मामला, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। देहरादून में बीते 3 दिनों में पुलिस को 3 शव एक सूखे नाले में पड़े मिले। ये सभी शव इतनी बुरी कंडीशन में थे कि इनको पहचानना भी पुलिस के लिए चुनौती बना था। तीनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी नहीं होने से केस एक चुनौती बन चुका था। लेकिन जांच के दौरान जब पुलिस को शवों के साथ एक बस का टिकट मिला तो पुलिस की जांच शुरू हो चुकी थी। पुलिस ने बस के ड्राइवर कंडक्टर से पूछताछ की तो पता चला कि बस 23 जून की शाम देहरादून ISBT पहुंची थी। पुलिस ने जैसे ही CCTV कैमरे खंगाले तो सामने आया कि एक शख्स तीनों को बाइक पर बैठाकर साथ ले गया, जिसके बाद पुलिस ने शख्स की तलाश शुरू की और फिर पूछताछ। तब पता चला कि 36 साल के हसीन ने रेशमा और उसकी 2 बेटियों की हत्या की थी। रेशमा बिजनौर की रहने वाली थी। उसके 2 सालों से हसीन से संबंध थे और 8 महीने पहले दोनों की एक बेटी हुई थी, जिसके बाद से रेशमा शादी का दबाव बना रही थी। हसीन के पहले से ही शादीशुदा होने के चलते आरोपी ने पहले तो तीनों को नींद की गोली दी और फिर गला दबाकर हत्या कर दी। शवों को फर्नीचर फैक्ट्री के पीछे सूखे नाले में कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया। हमारे द्वारा जो है वहाँ पर जब घटनास्थल का बारीकी का निरीक्षण किया गया तो वहाँ पर एक रोडवेज बस का एक टिकट मिला था जो जिसके नंबर वगैरह घिस गए थे। लेकिन उस सीरीज को देखते हुए हमने सारे कॉम्बिनेशन पर जो उसको ट्राई किया और ये पता चला कि एक बस जो नेहटौर से चली थी वहाँ पर 2 लोग इसमें चढ़े थे जो एक थे और वो टिकट उन्हीं का प्रतीत होते हुए हमने पूरा अंदाजा लगाते हुए CCTV फुटेज बस स्टैंड की ली तो वहाँ पर वो महिला और बच्चे एक संदिग्ध मोटरसाइकिल पर बैठ के जाते दिखाई दिए रात्रि में 10:30 बजे के करीब। जो उससे ऐसा क्लियर हो गया था कि इनको कहीं ना कहीं कोई मोटरसाइकिल पर बैठा के ले गया। इस ट्रिपल मर्डर का मुख्य कारण अवैध संबंध था, जिसके चलते 8 महीने की मासूम और 15 साल की एक लड़की के साथ उनकी मां का दर्दनाक अंत हो गया। आरोपी भले ही जेल की सलाखों के पीछे चला गया हो, लेकिन एक परिवार जरूर उजड़ गया। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ से दिल्ली के लिए हवाई सेवा का उद्घाटन हुआ 4 महीने बीत चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी हवाई सेवा कब शुरू होगी ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। एलायंस एयर की टीम महीनों पहले ही 42 सीटर प्लेन की सफल लैंडिंग कर चुकी है। फिर भी जो उड़ानें हैं वो अभी तक शुरू नहीं हो पाई है, जिसको लेकर लोग भी खासा परेशान हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पिथौरागढ़ से दिल्ली के लिए हवाई सेवा को हरी झंडी दिखाई गई थी। दावा किया गया था कि कुछ ही दिनों में देश की राजधानी के लिए 42 सीटर प्लेन नियमित तौर पर उड़ाया जाएगा। जनता को सब्ज बाग दिखाने के लिए अलायंस एयर ने टेस्ट लैंडिंग भी की।
नैनी सैनी एयरपोर्ट में हुई सफल टेस्ट लैंडिंग के बाद लगा कि बॉर्डर जिला अब दिल्ली से जुड़ जाएगा, लेकिन तब से अब तक 4 महीने होने को हैं। बावजूद इसके हवाई सेवा का दावा पूरी तरह हवाई ही साबित हुआ है। दिल्ली की हवाई सेवा पर लगे ब्रेक ने विपक्ष को भी बैठे बिठाए मुद्दा थमा दिया है। पिथौरागढ़ की जनता को बार बार छलने का काम किया है। इन्होंने कहा था कि हम पिथौरागढ़ नैनी हवाई पट्टी से दिल्ली के लिए नियमित हवाई सेवा शुरू करेंगे। आज लगभग 4 महीने पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन सरकार की जो घोषणा थी वो घोषणा रह गई है। नैनी सैनी एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए 2019 में भी प्लेन ने उड़ान भरी थी, लेकिन 9 सीटर प्लेन वाली ये हवाई सेवा साल के भीतर ही दम तोड़ गई। तब से अब तक बॉर्डर इलाके को देश की राजधानी से जोड़ने के एक नहीं बल्कि कई दावे हो चुके हैं, लेकिन ये दावे अभी भी हकीकत से कोसों दूर हैं। कहने को तो पिथौरागढ़ से देहरादून और पंतनगर के लिए भी हफ्ते भर की उड़ान का ऐलान किया गया था, लेकिन महीने गुजर जाने के बाद भी देहरादून और पंतनगर की उड़ान पर लोगों का भरोसा कायम नहीं हो पाया है। हालात ये हैं कि फ्लाईबिग का 19 सीटर प्लेन कब यात्रियों को धोखा देगा, कोई नहीं जानता। तो ये हमारी मांग थी, तो इसके लिए हमको एरोप्लेन भी चाहिए और हमको दिल्ली के लिए कनेक्टिविटी यहाँ की बहुत बड़ी मांग है। मैंने पहले भी बोला है और हम सबकी बड़ी इच्छा है कि दिल्ली पिथौरागढ़ कनेक्टिंग हो, उस दिशा में भी हमारा प्रयास है और मैं समझता हूँ बहुत जल्दी हमको इसका लाभ मिलेगा। पिथौरागढ़ दिल्ली हवाई सेवा की दरकार जहां देश भर के सैलानियों को है, वहीं लाखों की तादाद में देश दुनिया में फैले कुमाऊं के प्रवासी भी बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं। बावजूद इसके कुमाऊं के पहाड़ी जिले कब सीधे दिल्ली से जुड़ पाएंगे, कोई नहीं जानता। ऐसे में एक उम्मीद केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा पर जरूर टिकी है, क्योंकि टम्टा का ये लोकसभा क्षेत्र भी है और वे केंद्र में उत्तराखंड के इकलौते मंत्री भी हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उत्तराखंड से सबसे बड़ा कावड़ मेला 22 जुलाई से शुरू होने जा रहा है और इस मेले में लाखों की संख्या में शिव भक्त उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। और बीते साल तो 4 करोड़ से ज्यादा शिव भक्त उत्तराखंड पहुंचे थे, लेकिन ऐसी भीड़ का फायदा आपराधिक प्रवृत्ति के लोग उठाते हैं और एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट करते हैं, जिसमें यूपी, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के साथ ही हिमाचल प्रदेश भी शामिल है। ऐसे में अपराधियों पर कड़ी नजर रखने के लिए पुलिस की 1 जुलाई को एक अहम इंटरस्टेट मीटिंग होने जा रही है, जिसमें यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल के साथ में रेलवे और इंटेलिजेंस, जिसमें केंद्र और प्रदेश के पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। पिछले साल भी इसमें हम लोगों के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया था, इस बार भी हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। साथ ही जो लिस्ट है अपराधियों की, उसका भी शेयरिंग होगी। हमारे जो लास्ट ईयर कावड़ के दौरान में जो मुकदमे इत्यादि कायम हुए हैं, उसकी वांछितों की सूची भी शेयरिंग की जाएगी, ताकि गिरफ्तारी में उनसे वांछित जो सहयोग है वो लिया जा सके। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।